सोनम जैसी लड़की से शादी भूलकर भी मत करना। अगर गलती से भी किया तो लाश बन जाओगे, नीले ड्रम में दफन कर दिए जाओगे, जहर देकर मार दिए जाओगे। जी हां, यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम और आप कभी नकार नहीं सकते। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है राजा रघुवंशी, जिसे शादी के महज 12 दिन बाद उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी हनीमून के नाम पर मेघालय ले गई और फिर अपने आशिक के साथ मिलकर राजा को मौत के घाट उतारकर खाई में फेंक दिया। राजा की लाश सड़ी गली हालत में 10 दिन बाद मिली और शायद उसके हाथ पर अगर टैटू नहीं बना होता तो उसकी पहचान भी नहीं हो पाती कि यह लाश किसकी है। घटना के बाद पहले तो पुलिस को लगा कि यह लूटपाट की घटना है। किसी ने राजा के साथ लूटपाट की और उसे मारकर खाई में फेंक दिया, और शायद उन्होंने ही सोनम को भी मार दिया होगा या उसका अपहरण हो गया है। लेकिन जब पुलिस ने सोनम की कॉल डिटेल्स निकाली तो पूरा सच सामने आ गया। पुलिस की जांच में पता चला कि सोनम ने अपने आशिक के साथ साथ 3 और लोगों के साथ मिलकर महीनों पहले अपने पति को मारने का प्लान बनाया था और फिर शादी के 12 दिन बाद यानी कि 23 मई को अपने पति राजा की हत्या करके उसकी लाश को खाई में फेंक दिया। अब सोनम, उसका आशिक और उसके 3 दोस्त सलाखों के पीछे हैं और शायद साल 2 साल बाद यह लोग बाहर भी आ जाएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसा ही हमारे देश का कानून है। किसी की जान की कीमत सिर्फ उन्हें साल 2 साल की जेल की सजा दी जाती है, फिर आजाद कर दिया जाता है, फिर तारीखें चलती हैं और धीरे-धीरे सब भूल जाते हैं। यह हमारे देश की कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि ऐसे केस हर रोज हो रहे हैं। लेकिन फिर भी लड़कों के लिए कानून में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। अगर ऐसे गुनाहों की सजा मौत दी जाने लगे, तो लोग ऐसा करने के बारे में एक बार भी नहीं सोचेंगे। ना जाने कितनी सोनम जैसी लड़कियां मां बाप के दबाव में आकर शादी तो कर लेती है, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार देती है। 10-20 दिन लोग आवाज उठाते हैं, फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है, फिर एक नई घटना होती है। अगर मैं उन घटनाओं को बताने बैठूं तो न जाने कितने घंटे लग जाए। कुछ दिल दहला देने वाले केस, जैसे कि उत्तर प्रदेश की प्रगति यादव शादी के 15 दिन बाद पति दिलीप यादव की हत्या अपने प्रेमी अनुराग यादव और सुपारी किलर रामजी नागर को 2 लाख देकर करवाई। मैनपुरी यूपी की आमना ने पति साजिद को नींद की गोलियां दी, बेहोश करके प्रेमी सुमित के साथ मिलकर सिर पर वार किया, शव जला दिया। महाराष्ट्र की रंजू चौहान ने प्रेमी शाहरुख और उसके साथियों की मदद से सोते हुए पति चंद्रशेखर का गला घोंटकर हत्या की। लखनऊ की राखी राठौर ने प्रेमी धर्मेंद्र राठौर और उसके छोटे भाई के साथ मिलकर पति शत्रुघ्न का गला घोंटकर हत्या की और हत्या को हार्ट अटैक दिखाने की कोशिश की। नालंदा बिहार की संध्या देवी ने प्रेमी दीपक उर्फ छोटू के साथ मिलकर पति राजीव उर्फ नागा सिंह की हत्या की। मेरठ की मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने पति सौरभ राजपूत की हत्या की और शव को 15 टुकड़ों में बांटकर ड्रम में सीमेंट से सील किया। ऐसे न जाने कितने अनगिनत केस आज सिर्फ फाइलों के नीचे दबकर धूल खा रहे हैं। एक ऐसी ही घटना बेंगलुरु में हुई थी। यह केस थोड़ा पुराना जरूर है, लेकिन इसकी सच्चाई जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और इसे आपको देखना बेहद जरूरी है। अगर आप भी किसी से शादी करने का विचार बना रहे हैं, तो थोड़ा ठहर जाइए, क्योंकि हमारे समाज में अब पहले जैसा कुछ नहीं रह गया है। किसी से शादी करने से पहले आप यह वीडियो जरूर देखें, ताकि आप अपने आप को बचा सकें। 20 नवंबर को बेंगलुरु में रहने वाले शुभा और गिरीश के एंगेजमेंट का प्रोग्राम चल रहा था। दोनों के परिवार वाले बहुत ही खुश थे, क्योंकि 15 साल की जान पहचान आज रिश्तेदारी का रूप लेने वाली थी। एंगेजमेंट के बाद शादी की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं, मगर इसी बीच एक हिला देने वाली अनहोनी होती है। वह परिवार जो कुछ ही दिनों बाद अपने बेटे की शादी के सपने देख रहा था, उन्हें बेटे की लाश मिलती है, वह भी एंगेजमेंट के महज 4 दिन बाद। तो आखिर एंगेजमेंट के 4 दिन बाद ही लड़के की मौत कैसे होती है? हत्यारे कौन थे और अब वह कहां और किस हाल में है? और सबसे इंपॉर्टेंट कि इस केस का खुलासा कैसे हुआ, चलिए जानते हैं। सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से। इस वीडियो में यह ऐसा केस था जिसने पूरे बेंगलुरु में सनसनी मचा दी थी। इस कांड को बेहद ही परफेक्ट प्लानिंग और साजिश के तहत अंजाम दिया गया था, मगर पुलिस वालों ने कातिल को ढूंढ निकाला और जिस तरीके से पुलिस ने इस केस को सॉल्व किया था, वाकई काबिले तारीफ था। यह सब कुछ जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर कोई इस घटना से सबक लेकर खुद को सुरक्षित रख सके। हमारा मकसद किसी जाति या धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ आपको जागरूक बनाना है, आपको सुरक्षित रखना है।
इसलिए हम ऐसी सच्ची घटनाएं आपके सामने लाते हैं ताकि आप सच जानें और सतर्क रहें। दिस चैनल डज नॉट प्रमोट एनी वायलेंट, हार्मफुल और इलीगल एक्टिविटीज। ऑल कंटेंट प्रोवाइडेड बाय दिस चैनल इज मेंट फॉर एन एजुकेशनल पर्पस ओनली। इस कहानी के दो सबसे अहम किरदार हैं, 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर गिरीश और 21 साल की लॉ ग्रेजुएट शुभा, जो 2003 में बीएमएस कॉलेज ऑफ बेंगलुरु में पढ़ाई कर रही थी। शुभा और गिरीश का परिवार बेंगलुरु में आसपास ही रहते थे। दोनों परिवारों में लगभग 15 साल पुरानी जान पहचान थी। साल 2003 के अंत में गिरीश और शुभा के परिवार वाले आपसी सहमति से दोनों की शादी करने का फैसला करते हैं। सब कुछ तय होने के बाद 20 नवंबर 2003 को बड़े ही धूमधाम से गिरीश और शुभा की एंगेजमेंट होती है। एंगेजमेंट के बाद तय होता है कि 2004 के अप्रैल महीने में इन दोनों की शादी कर दी जाएगी। यहां तक तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल रहता है, या यह कहे कि नॉर्मल दिखाया जा रहा था। असल में पर्दे के पीछे एक अलग ही कहानी चल रही होती है। कुछ लोगों द्वारा एक गहरी साजिश रची जा रही थी। खैर, एंगेजमेंट के बाद दोनों परिवारों में शादी की तैयारी भी शुरू हो जाती है। गिरीश और शुभा भी आपस में बातचीत करने लगते हैं। इसी बातचीत के दौरान एक दिन शुभा गिरीश से डिनर पर ले जाने के लिए कहती हैं। शुभा की बातें सुनकर गिरीश डिनर पर जाने के लिए रेडी हो जाता है और फिर 3 दिसंबर की शाम ऑफिस से काम करने के बाद गिरीश सीधे शुभा की लोकेशन पर पहुंच जाता है और फिर वह शुभा को अपने स्कूटर से लेकर डिनर के लिए निकल जाता है। डिनर पर जाने वाली बात गिरीश ने अपने परिवार वालों को बता दी थी और उन्हें यह भी बता दिया था कि वह रात के 10 बजे तक वापस आ जाएगा। मगर 10 से ज्यादा बज चुके थे, लेकिन अब तक गिरीश वापस नहीं आया था। गिरीश के परिवार के लोग अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। तभी बेंगलुरु के मशहूर मणिपाल हॉस्पिटल से गिरीश के माता पिता को कॉल जाता है कि आपका बेटा बेहद ही गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। इस जानकारी के बाद गिरीश के माता पिता तुरंत शुभा को भी कॉल करते हैं। शुभा उन्हें बताती है कि जब यह दोनों डिनर से वापस लौट रहे थे, तभी कुछ गुंडों ने लूटपाट की कोशिश की और इसी लूटपाट की घटना के दौरान उन्होंने गिरीश को मारा है। इस कारण उसकी हालत खराब हो गई है। इस जानकारी के बाद शुभा और गिरीश के माता पिता दोनों ही अस्पताल पहुंच जाते हैं। गिरीश की हालत अब तक बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। डॉक्टर गिरीश को बचाने का पूरा प्रयास करते हैं, मगर सुबह के 8:50 पर गिरीश को डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। यानी एंगेजमेंट के चौथे दिन ही गिरीश की मौत हो जाती है। गिरीश के माता पिता के लिए यह बहुत ही बड़ा सदमा था। जिस परिवार में बेटे की शादी के सपने देखे जा रहे थे, वहां अब बेटे की अर्थी सजाई जाने लगती है। बेटे की मौत के बाद उसी दिन यानी 4 दिसंबर को गिरीश के पिता वेंकटेश विवेकनगर पुलिस स्टेशन में इस मामले से जुड़ी एक एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस भी हरकत में आ जाती है और जांच शुरू कर देती है। इस मामले में पुलिस के पास फिलहाल एक इकलौता गवाह था और वह थी गिरीश के साथ। घटना के वक्त मौजूद उसकी होने वाली पत्नी मामला दर्ज करने के बाद पुलिस वाले सबसे पहले शुभा का स्टेटमेंट दर्ज करवाते हैं। अपने स्टेटमेंट में शुभा बयान देती है कि यह लोग बेंगलुरु के ही एक महंगे रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं और फिर वापस घर की तरफ आने लगते हैं। रास्ते में जब यह दोनों रिंग रोड पर मौजूद एयरव्यू पॉइंट क्रॉस कर रहे होते हैं, तभी शुभा गिरीश से एयरव्यू पॉइंट पर रुकने की रिक्वेस्ट करती है। दरअसल यह वह जगह है जहां से एचएल एयरपोर्ट पर होने वाली फ्लाइट लैंडिंग और टेक ऑफ को देखा जा सकता है। शुभा की स्टेटमेंट के मुताबिक शुभा की रिक्वेस्ट पर गिरीश अपनी स्कूटर यहां पर रोक देता है और फिर दोनों वहीं पर खड़े होकर वहां का नजारा देखने लगते हैं। शुभा के मुताबिक यह दोनों अभी वहां पर कुछ ही देर रुके थे कि तभी कुछ गुंडे वहां पर आ जाते हैं और दोनों से लूटपाट की कोशिश करने लगते हैं। शुभा के मुताबिक गिरीश इस लूटपाट का विरोध करने लगता है। इसी बीच एक गुंडा लोहे के बड़े से राड से गिरीश के सर पर लेफ्ट साइड जोरदार वार कर देता है और वह भाग जाता है। लोहे के राड से हुए हमले की वजह से गिरीश वहीं पर बेहोश हो जाता है। शुभा के मुताबिक इस हमले के बाद वहां पर गुजर रहे लोगों से वह मदद मांगती है। कुछ देर बाद एक कार वाला अपनी कार वहीं रोक देता है। फिर उसी कार की मदद से गिरीश को लेकर शुभा मणिपाल अस्पताल पहुंचती है। साथ ही इस घटना की जानकारी परिवार वालों को देती है। पुलिस वालों को शुभा की इस स्टेटमेंट में कहीं से भी कोई झूठ नजर नहीं आता है। वैसे इससे पहले भी रिंग रोड के आसपास इस तरीके की लूटपाट की कई घटनाएं हो चुकी थीं। इसलिए पुलिस वालों को भी सुबह के स्टेटमेंट पर पूरा यकीन हो जाता है और लूटपाट के एंगल से ही इस केस की जांच आगे बढ़ती है। कई हफ्तों तक इस केस की जांच जारी रहती है, मगर पुलिस वालों को कहीं से कोई कामयाबी हाथ नहीं लगती है।
इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस वालों को जानकारी मिलती है कि गिरीश की मौत से 4 दिन पहले ही एंगेजमेंट हुई थी। अब मामले को और बारीकी से समझने के लिए पुलिस वाले गिरीश और शुभा की एंगेजमेंट का वीडियो देखने का फैसला करते हैं। इस एंगेजमेंट वीडियो को देखने के दौरान एक सीनियर पुलिस ऑफिसर नोटिस करते हैं कि पूरी वीडियो में शुभा कुछ ज्यादा ही गुमसुम और खोई खोई सी लग रही है। वह यह भी नोटिस करते हैं कि अस्पताल और पूछताछ के दौरान भी शुभा का व्यवहार कुछ अलग ही लग रहा था। अजीब व्यवहार की वजह से पहली बार इस घटना में शक की सुई शुभा की तरफ जाती है। फिर भी पुलिस वाले जल्दबाजी में कुछ भी करने से पहले अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हैं। 2003 के आसपास मोबाइल फोन आज की तरह कॉमन नहीं थे और तब किसी भी पुलिस जांच में अमूमन कॉल डिटेल्स या सीडीआर निकलवाने का भी चलन नहीं था। फिर भी पुलिस वाले इस केस को सॉल्व करने के लिए शुभा की कॉल डिटेल्स को जांचने का फैसला करते हैं। जब पुलिस वालों को शुभा की कॉल डिटेल्स मिलती है तो पता चलता है कि एक नंबर पर वह बहुत ज्यादा बात कर रही है। इतना ही नहीं, घटना वाले दिन यानी 3 दिसंबर को उसने एक नंबर पर कम से कम 73 बार कॉल किया था और सैकड़ों बार मैसेज भेजे गए थे। पुलिस वाले जब इस नंबर की जानकारी निकलवाते हैं तो पता चलता है कि यह नंबर किसी अरुण वर्मा नाम के लड़के का है। अरुण वर्मा के बारे में और जानकारी निकाली जाती है तो पता चलता है कि अरुण वर्मा भी बीएमएस कॉलेज में लॉ के फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। कॉलेज में वह सुबह से 2 साल जूनियर था